हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। और आज हम शुरू करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल हमने लिए हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो होते हैं ना, ये जो हमने पहले आपको पढ़ाए थे, ये दुनिया के हर रियल नंबर के एंगल के लिए डिफाइन हो जाता है। मतलब ठीक, कुछ हैं वो पढ़ोगे आप 11th क्लास में जाकर कि कौन कब नॉट डिफाइन है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, इन सब डिग्रीज के लिए इनकी वैल्यू होती हैं। आपने देखा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, आजकल मोबाइल में भी आता है, साइन कॉस टेन लिखे होते हैं उसमें। उससे ना हम साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री या फिर रेडियन में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनके मैं आपको इधर नाम लिख रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो 5 स्पेसिफिक एंगल है ना, ये 5 स्पेशल एंगल हैं, इनकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए हर एक रेशो के लिए। साइन के लिए इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस के लिए भी इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, टेन के, कोसेक, कोट, सब के लिए इन 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ये वैल्यू याद कैसे होंगी, तो मैं अभी आपको एक टेबल बना कर देता हूँ। नंबर 1, तो मैं आपको टेबल बना कर दे रहा हूँ अभी, जो आपको याद करनी है। अब वो टेबल एकदम से याद होगी नहीं, तो मैं आपको उस टेबल को लिखने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप उस टेबल को लिख सकते हैं। देखो, याद कैसे होगी वो टेबल, जैसे जैसे उसको यूज करेंगे वैसे वैसे हमको याद होती चली जाएगी। हाँ, लिखने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको उस टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो हमको क्वेश्चन करने में बहुत सारी सहायता देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर मैं आपको इस टेबल की हर एक वैल्यू को ऑब्टेन करके दिखाऊंगा, एक एक वैल्यू। 4 काम मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। टेबल बना कर दिखा रहा हूँ, टेबल को बनाने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या लो, ट्रिक क्या लो। उस टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको जरूर पता होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, केस बेस्ड स्टडी के लिए, असर्शन रीजन के लिए। और फिर हर एक वैल्यू को आपको मैं ऑब्टेन करके भी दिखाऊंगा कि ये वैल्यू एक्चुअल में आई कैसे है। तो शुरू करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लाइन्स खींच लेनी है इस तरह से, ठीक है ना। देखो, ये लाइन मेरी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखो, हम तो केवल आपको समझा रहे हैं। इधर मैंने लिखा थीटा, थीटा मतलब एंगल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। 0 डिग्री और 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। और बस एक कॉलम में तो फालतू बन गया भाई, हटा दो उस पर, यहाँ से चलो, चलो जी, हटा दिया। अब साइन, कोस, टेन, और अब आपको पता ही है इन तीनों के रेसिप्रोकल, कोसेक, सेक, कोट। चलो जी, अब इस टेबल को देखो, पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, पहले मैं इसको बनाता हूँ मतलब अपने आप से। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह आपको याद होनी चाहिए। साइन के लिए इन सब एंगल्स की वैल्यू आपको याद हो। साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, cos 60 √3/2, cos साइन 90 1। अब लिखता हूँ कोस की। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक हो गया। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1। ये वही है जो हमने पिछली एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन के जो पार्ट्स है ना, वो ट्रू फॉल्स, उस पर पहला क्वेश्चन किया था, वही है ये बात। tan 60 की वैल्यू √3,
और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसके बारे में बात करेंगे अभी, अलग से करेंगे, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। कोसेक पे आ जाते हैं। कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड को मैं ND लिख रहा हूँ भैया, ND नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो सम स्पेसिफिक एंगल, आपको ये सब वैल्यू जो है याद हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं बात? ये सब वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको, ये सब वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जैसे ही आएगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे ही आएगा कि tan 60 वैल्यू तो आपको याद हो √3, क्वेश्चन में आएगा कोसेक 30 की वैल्यू तो आपको याद हो 2, सेक 45 √2। तो नंबर 1 मैंने बताया था कि आप इसको पहले टेबल को, मैं आपको बनाने बताऊंगा, मैंने आपको टेबल क्या होती है मैंने आपको लिखवा दी। अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखो होगा क्या, जब क्वेश्चन आप करोगे तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करोगे, अपनी नोटबुक में करोगे, फिर अपने स्कूल में करोगे, टेस्ट में करोगे, प्रैक्टिस सीरीज करोगे, जो भी आप करोगे, तो जितना ज़्यादा आप वैल्यू यूज करोगे क्वेश्चन करते टाइम, उतनी ज़्यादा आपको ये टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये सिंगल वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि मैंने भी बना दिया है बिल्कुल टेबल, ऐसा आपको याद होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कई बार एकदम से याद भी नहीं हो पाती, मुझे पता है नहीं हो पाती, तो मैं आपको टेबल को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन वो केवल एक ऑप्शन है आपके लिए। चांस मैं तो ये कहूँगा कि आपको याद ही करनी है, आपको एक वैल्यू याद होनी चाहिए तभी फ़ायदा है। लेकिन चलो बाई चांस याद भी नहीं रहती तो एग्ज़ाम में आप क्या करना, पहले ही इस टेबल को सबसे पीछे जाकर बना लेना, जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। और बनाने के बाद क्या करना, फिर आप वैल्यू दे सकते हो, लेकिन उसको तरीका ना मान लेना कि फिर बना के करना है काम, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको सिखाते हैं कि बनती कैसे है। उससे पहले नॉट डिफाइन का क्या मतलब है, देखो नॉट डिफाइन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो डिफाइन नहीं होती, जैसे कि 1/0, मतलब कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, एनी नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, मतलब जो न्यूमरेटर हो ना, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो 0 के अलावा कुछ और होना चाहिए, 0 ना हो तो क्या 0 से हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्या आता है नॉट डिफाइन। तो ये सिंबल होता है नॉट डिफाइन का, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन बोल दो इस सिंबल को, या क्या बोल दो इस सिंबल को, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट का सिंबल लगा दो। यहाँ पर हम लोग ना, मैं अगर चाहता तो नॉट डिफाइन की जगह इनफाइनाइट का सिंबल भी लिख सकता था, लिखते हैं हम लोग लिखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट डिफाइन लिखो, नो प्रॉब्लम, या ये इनफाइनाइट का सिंबल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू नहीं होती, जैसे मैंने कहा tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है, और नॉट डिफाइंड है, कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है वो आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा एकदम से। हाँ, इस वीडियो के एंड में जब ये वैल्यू ऑब्टेन करूँगा ना, तब आपको बताऊँगा। वैसे अभी मैं इन सारी वैल्यू को प्रूव भी करूँगा आपके सामने, तब मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ वैल्यूज है जो नॉट डिफाइंड है, तो इतना नोट कर लो आप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाने का तरीका। नोट करो पहले इसको, मैं रब करने वाला हूँ यहाँ से। चलो, तो इसको पहले मैं यहाँ से ज़रा सा रब कर देता हूँ। तो अब देखो सब कुछ ब्लैंक कर दिया ना। अब लिखते कैसे हैं, आप भूल गए एग्जाम में, आपको वैल्यू याद नहीं आएंगी, तो लेकिन हाँ आपको ये फ्रेम तो देखो बताना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90 और ऐसे साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, ये फ्रेम, ये टेबल बनाने के बाद अब आपको पहली रो तो देखो याद ही रखनी पड़ेगी, इसका भी कोई दुनिया में इलाज नहीं है। हाँ, लोग बताते हैं बहुत से कि भाई ये ट्रिक है वो ट्रिक है, सब अच्छी हैं, आपको वो अच्छी लगती है आप उससे कर लेना, मैं जिससे बताऊंगा वो बेस्ट है। वैसे पहली आपको याद करनी है, कोई इलाज नहीं है, पहले से ही सारी वैल्यू फाइंड कर दूंगा, फिर मैं पहली से ही मैं सारी वैल्यू फाइंड कर दूंगा, ये भी ध्यान रखना। चलो जी, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की
1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। मुझे बता दो, इतना याद करने में तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। 10th क्लास में आगे 11th में आने वाले हो अब तो 2-3 महीने बाद, तो इतनी तो आप याद कर ही लोगे। मुझे लगता है 10th क्लास के बच्चे हो इतना तो कर ही लोगे। चलो अब देखो, इसी से मैं पूरी बना देता हूँ। जैसे कि आपको कोस की लिखनी है ना, कोस की, तो यही वैल्यू लिख दो आप उधर से उठा के रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ये ऐसे लिखी हुई है ना, आप इसको इधर से लिख दो। देखो कैसे, कोस के लिए यहाँ शुरू कर देंगे 1, फिर कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 0। कितना इजी हो गया काम आपका, हो गया क्या? ठीक है। अब जब मैंने आपको 8.1 का इंट्रोडक्शन बताया था, तो जरा याद करो साइन का रेसिप्रोकल कौन था? याद करो, कोसेक था। कोस का रेसिप्रोकल कौन था? सेक था। अरे था या नहीं? 8.1 का इंट्रोडक्शन में जाकर देखो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक और tan का कोट, तो बस रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल समझते हो ना? a का रेसिप्रोकल कौन होता है? 1/a। मतलब 3 का रेसिप्रोकल कौन होगा? 1/3। 2/3 का रेसिप्रोकल कौन होगा? 3/2। पढ़े हैं आपने, बहुत पहले पढ़ा होगा 6th 7th 8th में। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। चलो जी, अभी मैं tan पे नहीं आऊँगा, पहले मैं कोसेक सेक पूरा करूँगा। क्यों? क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। इन साइन की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करो, कोसेक में लिख दो। तो ज़रा बताओगे क्या? 0 का रेसिप्रोकल। अरे भैया 0 लिखा हुआ है, तो 0 को आप 0/1 तो मान सकते हो ना, 0 को आप 0/1 तो मान सकते हो ना। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। अरे 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। भैया क्या बात कर रहे भाई, 0 का मतलब 0/1, इसका चाहिए मेरे को रेसिप्रोकल, इन सभी का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, और आपको पता है अपॉन तो 1 में चलता नहीं हमारे यहाँ पे। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और आपको पता है अपॉन 1 तो चलता ही नहीं हमारे यहाँ पे। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये बताओ पहले हाँ या नहीं। साइन की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल किया, कोसेक बना दिया। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ये तो आप नोट भी कहीं नोट कर लो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और उल्टा भी तो है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। नोट कर लियो ये बात, लिख लेना अपने आप। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो मैंने क्या किया, साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, कोस बना दिया। साइन की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल किया, कोसेक बना दिया। अब सेक के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये लगे उससे कर देना, क्योंकि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो या तो आप कोस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दो, सेक आ जाएगा, या सिंपल तरीका है कोसेक वाली को ही इधर से लिख दो घुमा के, ये ज़्यादा ईजी है। कोसेक वाली को ही लिख दो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। कैसे बनाया मैंने सेक को? सेक को बनाया मैंने कोसेक का रिवर्स ऑर्डर। या मैं कैसे कर सकता था, कोस का रेसिप्रोकल, अरे चेक कर लो ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का नॉट डिफाइंड। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया है नहीं। सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेना है, बिल्कुल ब्लैंक वाली, 0 30 45 60 90 लिख लेना है। साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। पहले कोस का लिखो, इधर से रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब कोसेक के लिए साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, और सेक के लिए कोस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, या सेक के लिए कोसेक वाली का रिवर्स ऑर्डर। इतना समझ में आ गया? चलो अब आता हूँ tan पर। तो क्या मैं सारा सब इसको नोट करो, मैं रब करूँगा इधर से, मेरे को जगह चाहिए क्योंकि। ठीक है, tan आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में यार एक बात याद थी क्या? देखो अगर पिछला पढ़ाया हुआ भूलोगे तो फंसोगे, पिछला पढ़ा हुआ सब याद रखना है।
tan होता था sin अपॉन cos, सब लिखवाया मैंने आपको। हाँ, अभी तक ये बात कहीं यूज नहीं हुई है लेकिन लिखवाया था मैंने। tan क्या होता है, sin अपॉन cos। तो जैसे कि आपको tan निकालना है ना, तो sin की वैल्यूज़ को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दो। देखो ये वैल्यू sin की है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इनको आप ऑर्डर के अनुसार डिवाइड कर दो, किससे, कोस की वैल्यू से। 0 अपॉन ये कोस की वैल्यू, इसके अपॉन में भी 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 कोस की वैल्यू। साइन tan फाइंड करने के लिए साइन को भाग कर रहा हूँ कोस से, तो 0/1, 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 को डिवाइड कर रहा हूँ √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3, 1/√3। ये 1/√2 से 1/√2 पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 मतलब √3। 1/0, जब 0 में होता है ना तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। जब 0 में होता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो या तो टेंस के रेसिप्रोकल कर दो, कोट लिख दो, या इसी को लिख दो रिवर्स ऑर्डर में। कोट के लिए tan को लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, या रेसिप्रोकल कर लो तब भी यही आएगा। तो इस तरह मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका भी समझा दिया। आप टेबल को अगर भूल गए एग्जाम में तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। नोट कर लेंगे इस कैलकुलेशन को कि हमने साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करके tan को ऑब्टेन किया। चलो जी, तब कर दूँ, ठीक है। अब मैंने आपको टेबल को लिखना बता दिया, टेबल बनाकर दिखा दी, किस तरह आप इसको याद रख सकते हो ये बता दिया। देखो याद रखने का तरीका, ये मेरे पास बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इसको याद कैसे रखें। देखो याद आप इसको रटने बैठ जाओ, कभी नहीं होने वाली ज़िंदगी में, मैं पहले बता दूँ। अगर रटने बैठोगे, एक तरीका हो सकता है कि आप जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 1 बार 2 बार, जिस तरीके से मैंने आपको बताइए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, उस तरह आपको बनाकर देखो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने 8-10 दिन लगातार बना ली ना, 2 बार, एक दिन में 2 बार भी बनाकर देखी तो आपको याद हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, वैसे वैसे याद हो, जितनी ज़्यादा वैल्यू को यूज करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू हमको दिमाग में फिट हो जाती है अपने आप ही। ठीक, तो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू हमको कोई सी भी आ सकती है यूज करने के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए। अब आता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ना, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमारी बुक में आने वाली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। शुरू करें क्या, चलो जी। अगर आप देखो, पहले नोट कर लेना सब बच्चे, ठीक है। ये एंगल्स जो हैं इधर की तरफ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना भाई, पहले 0 था, इंक्रीज भाई, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मैटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सुनो, अच्छा जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, वो मैं आपको फिलहाल सिर्फ साइन कोस के बारे में बताऊंगा। tan, देखो वैसे जो बातें मैं बताने वाला हूँ ना, वो होती सबके लिए हैं, मगर हमारे सिलेबस में फिलहाल आपको साइन कोस समझनी है, तो मैं बाकी रब कर रहा हूँ इधर से। फिलहाल मैं साइन कोस के बारे में बताऊंगा आपको बस। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एंगल्स उधर की तरफ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक बात याद रखना, अगर मैं इनको पॉइंट पर सोल्व करूँ ना, तो 0 तो 0 ही होता है। अगर आप देख सकते हो तो 1/2 होता है 0.5। हाँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना आपको बिल्कुल भी। और 1/√2 जो होता है ना, मेरे हिसाब से यार ये 0.7 समथिंग होता है कुछ, अभी आगे भी मेरे को याद नहीं, फिलहाल मैं बता दिया। और ये कुछ 0.8 कुछ 6 कुछ करके होता है, ठीक है। तो √3/2 कितना होता है, लगभग 0.86 कुछ करके, 0.7, 0.5। मुझे बताना क्या है, ये वो देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इधर की तरफ को, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है क्या। बस साइन की वैल्यू पहले क्या थी, 0, फिर कितनी हुई 0.5, फिर कितनी हुई 0.7, फिर कितनी हुई 0.86, फिर कितनी हुई 1। तो आपको बात यह याद रखनी है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा
इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, एज थीटा इंक्रीज मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, थीटा मतलब एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन भी इंक्रीज होगा, जबकि कोस में उल्टा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो कोस की वैल्यू कम हो रही है, पहले 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज, वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज है, अगर थीटा क्या है इंक्रीज है तो कोस की वैल्यू डिक्रीज है, और अगर थीटा इंक्रीज है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज। देख सकते हैं आप साफ, 0 के बाद 0.5, 0.7, 0.8 और 1। साइन की एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ साइन भी बढ़ेगी, और ये बात आप याद रखोगे। लेकिन एक बात जो मैं सबसे पहले बोल रहा था 8.1 में, हम जो भी पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं बस, या फिर राइट एंगल तक पढ़ रहे हैं खाली, ठीक। ये बात केवल तभी कब लागू होती है जब थीटा 0 और 90 के बीच में हो, या बस ज़्यादा से ज़्यादा 90 के इक्वल हो। क्योंकि 11th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर एंगल 90 से बड़े भी आएंगे, तब ये बात शायद वैलिड ना हो, बल्कि हाँ होगी ही नहीं, फिर इस वैल्यू में कुछ बाउंडेशंस आ जाएंगी इस स्टेटमेंट के अंदर। ये सब कुछ कब है, देखो हमने चैप्टर के शुरू में डिफाइन कर दिया था कि हम एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं 11th तक याद रखते हैं इन बातों को, कि जो मैं 11th तक पढ़ाता हूँ ना, वो बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपने तो 10th में बताया था कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है डिक्रीज भी होती है, मगर 90 के बाद होती है। फिलहाल 0 से 90 के बीच की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट कब 90 तक, 90 के बाद ये चेंज हो जाएंगी बातें। तो ये बातें 90 तक आप लोग याद रखना। तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको कुछ बता दिए। अब हमको करना है इन सारी वैल्यूज़ का प्रूफ। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, जो ये स्पेसिफिक एंगल की मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाई थी, एक ट्रिक बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब मैं इनको प्रूव करूंगा 1 बाय 1। ये सारी वैल्यू 6 गुना 5, 30 की 30 वैल्यू मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यू हमको फाइंड करनी आनी चाहिए, लेकिन बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन वैल्यू का ऑब्टेन प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, इवन किसी एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन नॉलेज के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए कि हाँ आ कहाँ से रही है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं पहले बता कर चलूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कंसेप्चुअल नॉलेज देता हूँ, क्योंकि आगे तक काम आएगी, 11th 12th तक काम आएंगी, तो इसलिए मैं आपको वैल्यूज़ निकाल कर दिखा रहा हूँ। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ बस याद होनी चाहिए, ठीक। तो फिर भी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। देखो ये वैल्यू किस तरह निकलेंगी, ये वैल्यू कुछ इस तरह निकलेंगी कि पहले मैंने साइन की निकाल दी, फिर मैं कोस की निकालूंगा, नहीं ऐसे नहीं निकलेंगी। ये निकलेंगी एंगल को मद्देनजर रखते हुए। पहले आएंगी 45 की सारी वैल्यू, फिर फाइंड करूँगा 30 की वैल्यू, फिर फाइंड करूँगा 60 की वैल्यू, इस तरह फाइंड करूँगा। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मतलब 6 के 6 रेशोज़ की वैल्यू 45 वाली बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बी कहाँ मानता हूँ, इधर 90 हो गया, ए कहाँ मानता हूँ इधर, और सी मानता हूँ इधर। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो सुनो, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी लेट अस सपोज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बता दो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन सा एंगल फाइंड करना चाह रहे हो आप, 45। तो एक को 45 मान लो, जो आपको अच्छा लगता है उसको मान लो। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि रट लो कि इसको मानना या उसको, किसी को मान लो। आपने कहा इसको तो जी इसको सही तो इसको। और मैंने क्या मान लिया, एंगल ए 45 क्यों माना, क्योंकि हम 45 वाली वैल्यूज ही फाइंड कर रहे हैं इस वजह से। अब जब ये अपने 45 मान लिया तो थोड़ा सा प्रयोग करो इसको, तो ये तो 45 हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं होती क्या यार, तीनों एंगल सम 180 होता है ना। जब एक 90 है, एक 45 आपने ले लिया, तो वो तो 45 ऑब्वियस हो गया। चलो अब एक बात बताओ मेरे को आप, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है क्या, देख के बताओ। हाँ जी सर है। अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो 9th क्लास की थ्योरम से इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है, एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है, बी सी। और एंगल सी के सामने की साइड कौन सी है, ए बी।
बस फिलहाल लिख देता हूँ बाई थ्योरम, उस थ्योरम का मैं पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। चलो जी, अब जब बी सी और ए बी इक्वल है तो कुछ तो होगी, अरे 5, 10, 15 कुछ तो होगी। मैंने मान लिया ए है, बी सी और ए बी इक्वल है ना, तो मैंने मान लिया ए है, क्या दिक्कत है, दोनों इक्वल कही आपने। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर, वही काम जो हम 8.1 में करके आए हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब ए स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ए मतलब रूट का और 2 का ए रूट 2। तो ये क्या आ गया, ए रूट 2। अब आप ये बताओ मेरे को 8.1 में क्या कर रहे थे आप, अगर मेरे को इस एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बताने हों, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बताने हों, किस एंगल के लिए, ए के लिए साइन ए बताना हो, और ए कितना है 45, नहीं समझ में आई बात। अरे ए पे क्या लिखा हुआ है 45, चाहे वहाँ देख के लिख लो, एक ही बात है, चाहे ऊपर वहाँ देख के लिख लो, साइन कॉस टेन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 एंगल ए, ये बात कर रहा हूँ मैं 4 एंगल ए के लिए, साइन कोस टेन कोसेक, फिर क्या आएगा सेक, फिर क्या आएगा कोट। ऐसे ही ना आएगा, ऐसे ही तो आएगा ना। हम बात कर रहे हैं 4 एंगल ए के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एंगल ए के लिए, 4 एंगल ए, साइन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन ए रूट 2। कोस कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन ए रूट 2। tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब याद है आपको, 8.1 में किया था आपने। कोसेक 45 क्या होगा, हाइपोटेनियस, याद करो एक बार, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट कितना होगा, सब बताया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए से ए कैंसिल, क्या रह गया 1 अपॉन रूट 2। ए से ए कैंसिल, क्या रह गया 1 अपॉन रूट 2। ए से ए कैंसिल 1, ए से ए कैंसिल रूट 2, ए से ए कैंसिल रूट 2, ए से ए कैंसिल 1। आ गई क्या, देख लो ज़रा, लिख दो इधर, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, कोस 45 1 अपॉन रूट 2, tan 45 1, कोसेक 45 रूट 2, सेक 45 रूट 2, कोटेक 1। चलो जी चेक करना एक बार, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो वैल्यू यही थी क्या, चेक कर बताओ, आ गई निकालनी। ये मैंने फाइंड की है एंगल ए के लिए। अगर आप एंगल सी के लिए फाइंड करोगे, क्योंकि 45 तो सी पे भी बन रहा है, तो भी यही आएंगी, चाहे आप कर लेना, जरूरत कुछ नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक। अगर आपका हो एंगल सी के लिए, मान लो साइन निकालना है एंगल सी के लिए, तो बन तो सी पी 45 रहा है ना। अब सी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अब भी वही आ रही है, अब भी वही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने 45 वाला पूरा कर दिया है। नोट करेंगे तो ना, देखते हैं 30 और 60 डिग्री वाला। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फॉर 30 एंड 60। इस बार हम दो एक साथ फाइंड करेंगे, 30 वाला और 60 वाला, ठीक है। देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका तरीका थोड़ा सा पहले वाले से अलग होगा। 45 वाला बहुत ईजी था, ये थोड़ा सा समझने का भी है, थोड़ा बड़ा भी है। करना क्या है, इस बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, एक बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो यही तरीका है प्रूव करने को इसका। तो लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, याद है ना, कि तीनों तो साइड इक्वल हैं, AB BC CB, तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C,
इज इक्वल टू 60। ये बात ध्यान देना आपको। इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अब क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो कुछ तो होगी भाई, ए बी बी सी सी इक्वल हैं, कुछ तो होंगी। तो मैंने इनको 2a मान लिया, 2a ए मान सकते हैं मगर 2a से थोड़ा कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी, इस वजह से 2a मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया, 2a ए मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अब आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने BC पर D। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। A से BC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अब आपको पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। यार सर बोलोगे सर ये क्या कर रहे, देखो इसका प्रूफ थोड़ा ऐसा ही है, समझना पड़ेगा आपको। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB और ADC में आके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास वाली, ADB और ADC। तो दो तो साइड इक्वल हो गई, AB और AC, AB और AC इक्वल हो गई एक तो, ठीक है। चलो, और AD क्या है, कॉमन भाई, AB और AB इज इक्वल टू AC तो गिवन है ना, हाँ, AD और AD दोनों में आ रही है, तो AD क्या हो गई, कॉमन, और एक एंगल 90 का हो गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90। तो ये बन गई RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट, हाइपोटेनियस और साइड, ये सब बातें हैं 9th क्लास की। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो याद करो CP/CT से उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, एक्चुअल में जो अब मैं इक्वल लिखूंगा ना उन्हीं की जरूरत पड़ेगी मुझको ये प्रूव करने में, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सो बाई CP/CT, तो CP/CT से क्या होगा, इन ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल तो होगा इसके इक्वल, और ये जो साइड है BD ये होगी CD के इक्वल। साइड BD इसमें आ रही है ना, BD और CD, तो एक तो BD किसके इक्वल होगा, CD के, और साथ साथ एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल CAD के। समझ रहे हैं बात को। अब थोड़ा सा खेल शुरू करेंगे आगे का, क्योंकि ये था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये कितना है 60, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये कितना है 90। ध्यान रखना ना बातों को, ये साइड कितनी मान रखी थी आपने 2a, ये पूरी कितनी मान रखी थी आपने 2a, और BD और CD इक्वल आ गई, जब BD और CD इक्वल आ गई तो मतलब BD कितने की हो गई, A की, और CD भी कितने की हो गई, A की। अरे तभी तो बनेगी BD CD 2a, और क्योंकि ये एंगल भी इक्वल आ गया अब तो, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल आ गया, और पूरा कितने का था 60 का, और दोनों हाफ हाफ के इक्वल आ गए, तो कितना कितना होगा 30-30। अरे भाई 30-30 होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैंने उस फिगर में कितना सारा कुछ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंसी से हमको क्या फ़ायदा हुआ, तो अब आप यहाँ लिखोगे हेंस इस सारी बातों से हमने अब तक ये प्रूव किया है, सिर्फ अभी तक ये प्रूव किया है कि एंगल ADB जो है वो 90 है, BD जो है वो A की है, और BAD जो एंगल है वो 30 का है। BAD जो एंगल है वो कितने का है 30 का। और ये सारी बातें कहाँ पर नज़र आ रही हैं, इस राइट ट्रायंगल में, जिसका नाम होगा अब से ADB। देख लो एक बार, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो देख लो एक बार, क्या मैं सही हूँ, क्योंकि अब जो मैं प्रूव करूंगा ना, देखो अब तक क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था 45 वाले में हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाया था, मगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्ट बना के नहीं होगा, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को कंसीडर किया था और उसमें से एक राइट एंगल बाहर निकाला, किस तरह से, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह करके, उसकी एक साइड को 2a मानना, दूसरी को मैंने a ला दिया कॉन्ग्रुएंसी से। 60 तो था ही एक, क्योंकि इक्विलैटरल था, इसको 30 ला दिया, कैसे ला दिया, कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक, अब जो हम प्रूफ करना चाहते हैं ना,
उसका आधा पार्ट तो हो गया, ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये बाकी हाफ बाकी है। तो आप ही इतना इतना उतारेंगे, ये वाली फिगर भी उतारेंगे, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ और इस फिगर को मैं ले जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। इस फिगर को वहाँ ले जाने के बाद फिर मैं इनको निकालता हूँ भैया, क्योंकि अब पता क्या है, अब इन सारी बातों की और इस फिगर की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है। अब आपके सामने बस ये है जो भी है, 30 60 दोनों आ गए, इससे फाइंड कर देंगे। तो फिलहाल 1 सेकंड के अंदर अंदर आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, ये सारी बातें नोट कर लो और अब आपको ये फिगर वहाँ मिलेगी। चलो, अब इन सारी बातों के बाद, इस सारी कहानी के बाद हमने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था वहाँ से हमने एक राइट एंगल निकाल लिया है बाहर अपने काम वाला, जिसका हमको जरूरत पड़ेगी इतना ए डी बी, जिसमें ये 60 है ही था, ये मैंने ए ला दिया, ये 2 पहले ही था, ये 30 मैंने ला दिया। ठीक होगी बात। अब आपके पास सिर्फ ये एकमात्र ट्रायंगल है, इससे हम अपना सारा काम कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया 2a स्क्वायर, ए डी फाइंड करेंगे भी, और बी डी स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ले जाओ उधर माइनस में, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का a और 3 का रूट 3। तो ये आपके पास ए डी भी आ गई, ए डी भी आ गई ए रूट 3। अब आपको करना क्या था, सबके वैल्यू निकालनी 30 पर और सबके निकालनी है 60 पर। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 30 वाला, साइन 30 कॉस 30 tan 30 कोसेक 30 सेक 30 कॉट 30। पहले सबकी 30 वाली वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, फिर करूँगा सबकी 60 वाली। आ रहा है फ्रेम में? हाँ आ रहा है। साइन 30 के लिए बात कर रहा हूँ भाई, 30 के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये बेस, ठीक है। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब आपको याद रखने की ट्रिक्स वगैरह बताई गई हैं। चलो जी, P अपॉन एच मतलब कितना कितना A अपॉन 2a, B अपॉन एच मतलब A रूट 3 अपॉन 2a, P अपॉन B A अपॉन A रूट 3, H अपॉन P, H अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन B, B अपॉन P, B अपॉन P, P मतलब A। तो क्या होगा जी 1/2 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, रूट 3। अरे भर दूँ क्या इसके अंदर, 30 वाले में भर दूँ क्या सबको, 30 वाले में 1 अपॉन 2 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 3। चेक करते रहना, जो मैंने आपको बनाई थी टेबल वे आ रही है क्या या अलग आ रही है कुछ, अब चेक भी करते रहिए। चलो जी, अब करता हूँ फाइंड इसमें 60 की। साइन 60 कॉस 60 tan 60, फिर कौन आएगा कोसेक 60, सेक 60, कॉट 60। अब बात करते हैं 60 के लिए, तो अब ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट लिख दो इस बार, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक 60, साइन का उल्टा कर दो ना यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे, sec 60 2a अपॉन a, cot 60 tan को उल्टा कर दो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे, √3/2, √3/2, 1/2, √3, a से कैंसिल, 2/√3, 2 और ये कितना 1/√3, ठीक है। चलो भरो 60 वाले हैं, भरो, √3/2, 1/2, √3, 2/√3, 2, 1/√3। चेक कर लो एक बार मेन टेबल से सही आ रहे हैं क्या, सही आ रहे हैं क्या। तो हमने 30 और 60 वाला भी फाइंड कर दिया, नोट कर लेंगे तुरंत। देखते हैं 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री। अब बात करेंगे 0 डिग्री वाले का, फिर समझाएंगे आपको 90 डिग्री वाला। और देखो 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाले का जो प्रूफ है ना, वो इन सबसे अलग है, बस समझने का ये केवल, वो उसका कोई राइटिंग में प्रूफ है, मगर वो कभी आगे जाके पढ़ेंगे आप, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लासेस में, 12th में, ग्राफ वगैरह बनाएंगे, आपको डोमिनेंस सिखाएंगे तब। फिलहाल तो आप एक बात को मैं आपको एक बात समझाऊंगा, पर आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रूफ तो आपको तब भी नहीं करना, बस समझ लेना एक बार कि क्यों है 0 डिग्री की वैल्यू क्यों आ रही है इस तरह की। इसका एक वैसे ही प्रूफ है एक, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जहाँ पर B पर 90 डिग्री है, A मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बात को बहुत ध्यान समझना, शुरू करें। ये बता दो ये एंगल कुछ तो है भाई, 30, 40, 90 तो देखो है नहीं, साफ दिख रहा है 90 तो है नहीं, और 60, 55 कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस टाइम पर इसकी साइड की मेजरमेंट कुछ ना कुछ जरूर है, इसकी भी कुछ ना कुछ जरूर है, इसकी भी कुछ ना कुछ जरूर है। अभी हमको इन मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ना ही मेरे को एंगल चाहिए, सिर्फ हाँ वैल्यूज कुछ ना कुछ है जरूर। अब एक बात बताओ, मैंने पता क्या किया, इस एंगल को थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, तो एक्चुअल में अब फिगर ये बनेगी, मतलब A, B और जो C यहाँ था वो वहाँ से हट के यहाँ पहुँचेगा। अरे ध्यान से सब समझो ना, जब ये AC साइड यहाँ है इस एंगल पे, आपने कहा कि सर हमने एंगल कम कर दिया, तो जब एंगल कम करोगे तो यहाँ नहीं आएगा क्या ये? जब एंगल कम करोगे, इस एंगल को कम करोगे तो ये चीज़ यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ा दिमाग लगाओ। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मैं इसको और कम करूँगा अब की बार, मैंने इसको और कम कर दिया। अब C यहाँ पहुँचा, अब C समझ में आ रही है ना भाई? ये चीज़ थी इस तरीके से, आप अगर इस चीज़ को एंगल को कम करोगे तो ये लाइन नीचे आती चली जाएगी क्या? ऐसे, जितना एंगल कम लाइन नीचे। चलो जी, और कम कर दूं क्या? और कम कर दूं क्या? और कम कर दूं क्या? और कम कर दिया, ये कर दिया, ये 90 ही है। C यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ भाई? मैं एंगल A को 0 करना चाह रहा हूँ, बात खत्म। मेरे को वैल्यू 0 की फाइंड करनी ना, तो मैं एंगल A को 0 करना चाह रहा हूँ। तो जब एंगल A ये था, मान लो 60 था, अब 20 हुआ, अब 10 हुआ, अब 5 हुआ, तो जैसे जैसे ये एंगल कम हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे ये एंगल कम हो रहा है ना, तो BC की हाइट भी कम हो रही है। समझ रहे हैं बात? वैन एंगल A क्लोज टू 0, समझो बात को, वैन एंगल A क्लोज टू 0, जैसे जैसे एंगल A के क्लोज जा रहा है, देन हाइट ऑफ BC डिक्रीजिंग, BC की हाइट भी कम हो रही है। एक स्थिति जो लास्ट की फाइनल स्थिति होगी कि जब एंगल A 0 बनेगा, मतलब बिल्कुल इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो अब तो भैया BC रहा ही नहीं मेरे भाई, अब तो BC रहा ही नहीं, अब तो B और C कोइंसाइड कर गए, अब तो B और C कोइंसाइड कर गए और एंगल A कितना हो गया? 0। समझ रहे हैं बात? तो अब एंगल A 0 है, BC की हाइट भी 0 है, और बता दूं एक बात आपको, AB
और जो ऊपर से AC आ रही थी वो ओवरलैप कर गई तो वो इक्वल है। ये बात समझने की थी, बस ये बात समझने की थी। एंगल A जब 0 हो जाएगा ना, उस केस में क्या होगा, जब एंगल 0 हो जाएगा तो BC भी 0 हो जाएगी। अरे जैसे जैसे एंगल डाउन कम हुआ था वैसे वैसे BC की हाइट कम हुई थी, एंगल 0 पे आ गया, बिल्कुल आ गया, BC भी कम हो गई, BC भी 0 बन गई और AC और AB ओवरलैप कर गई, मतलब इक्वल हो गई। ठीक है, तो सुनो, वैसे तो ट्रायंगल है नहीं मेरे सामने, लेकिन अगर मैं साइन 0 की बात करता हूँ तो जरा बताओगे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? AB अपॉन AC, यही तो होता है। BC कितना आ गया? 0, और AC तो चाहे कुछ भी होता रहो, और AB और AC क्या है? दोनों इक्वल। तो 0 को AC से डिवाइड करोगे, AC चाहे कुछ भी हो 0 आएगा, और AB AC इक्वल है, AB AC इक्वल है, और डिवाइड कर रहे हो तो 1 ही तो आएगा मेरे भाई। इक्वल को इक्वल से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो साइन 0 0, कॉस 0 1। ठीक, और बाकी तो अभी इनसे निकालते हैं, बाकी का प्रूफ ऐसे नहीं होगा। tan कैसे आएगा? साइन और कोस को डिवाइड करके, 0 को 1 से डिवाइड करो 0। कोसेक कैसे आएगा? साइन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। सेक कैसे आएगा? कोस का रेसिप्रोकल। कोट कैसे आएगा? tan का रेसिप्रोकल। ये बाकी सब ऐसे निकलेंगे फिलहाल 10th क्लास में आपको, बाकी मैं डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा ग्राफ की वजह से, वो सब बातें 11th क्लास में आएंगी। तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं 90 वाला केस। तो यही भाई इसमें कर देता हूँ 90 वाला, तो मैं ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। 90 वाला भी हम ऐसे ही कर देंगे, अभी देखना क्या होगा। 90 वाला भी हम ऐसे ही कर देंगे और ख़त्म करते हैं फिर इस वीडियो को। तो फिर से एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ABC। ये मैंने इधर कितना लिया? कितना लिया मैंने? ये 90 लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बार मेरे को क्या हुआ, इस बार हमको क्या कीड़ा काटा कि मैं इस AC को, जो ये ऐसे है ना, मैं इस A को यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ। ध्यान सुनना, A को यहाँ से उठाकर, यहाँ से, यहाँ पे A था, मैंने A को यहाँ ले आया, A यहाँ था ना, यहाँ ले आया, और B वहीं है, C वहीं है। तो ये बताओ क्या होगा ज़रा, और देखना भी, और समझ में आएगा आपको डीपली। अब मैं A को ना, अब मैंने A को B के और करीब ले आया, ठीक। अब मैं A को B के और करीब ले आया। अच्छा, B पे कौन सा एंगल बना हुआ है स्टार्टिंग देख के बताओ जरा मेरे को एक बार आप। B पे 90 बना हुआ है, तो ये A कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? A कहाँ जाना चाह रहा है? 90 पर। A बनना चाह रहा है 90। जैसे जैसे A B के करीब जा रहा है, जैसे जैसे A 90 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे आप देखो AB की लेंथ कम हो रही है। A यहाँ था तो AB की लेंथ कुछ ना कुछ तो थी, A यहाँ को आया, 90 के नज़दीक आया तो AB कम हो गई, A 90 के और नज़दीक आया, AB और कम हो गई। When A close to 90 डिग्री then become AB लेस देन, तो B कम हो रही है वैसे वैसे। अब एक केस वो आएगा जब ये जो A है ये बिल्कुल इसको ओवरलैप कर जाएगा, मतलब 90 पे आके ओवरलैप कर जाएगा। उस स्थिति में AB तो 0 बन जाएगी भैया, AB कम होती आ रही थी ना, और पॉइंट A और B कर जाएंगे कॉन्साइड। A और B क्या कर जाएंगे एक दूसरे को? कॉन्साइड। और AC और BC हो जाएगी इक्वल। ध्यान देना मेरी बात पर, AC और BC हो जाएगी इक्वल, AC और BC ओवरलैप कर जाएंगे तो इक्वल हो जाएगी। तो इसी बात को देखते हुए हमने कहा साइन 90 और हमने क्या कहा कोस 90। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। बेस कौन है? AB अपॉन, बेस कौन है? AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब बता दो, BC AC इक्वल है, BC AC इक्वल है, इक्वल बटे इक्वल तो 1। AB अपॉन AC, AB 0 है तो 0 अपॉन कुछ भी हो 0, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की 0, बाकी इन्हीं से आएंगी। ठीक है, tan कैसे आएगा? साइन को कोस से डिवाइड करके नॉट डिफाइन, 1 का रेसिप्रोकल
1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, कोड 10 का होगा तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह हमने 0 और 90 की वैल्यू फाइंड की। ये टेबल मैंने आपको हर तरह से बनानी बता दी, टेबल लिखनी बता दी, टेबल को याद करने का तरीका बता दिया, टेबल में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दी। टेबल की आपको मैंने एक एक वैल्यू निकाल के दिखा दी, एक एक वैल्यू। आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये वैल्यू नहीं दिखाई, सारी वैल्यू को मैंने आपको प्रूफ करा दिया। प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बनाएंगे, एक टेबल को बनाएंगे। हम एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी हो गई वीडियो, एग्जाम्पल 3 ही है, हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे जैसा भी आपने फील किया है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।